तो जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। आई होप सबको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ गया होगा और आप लोग कर ही ले रहे होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आज हम कवर करेंगे 3 थ्योरी। एक पहली वर्नर थ्योरी, दूसरी है वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी है सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर बात करूं तो इस चैप्टर से इन तीनों थ्योरी से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, 100% आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम हुआ और इन थ्योरी से क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। तो पहली बात तो सिक्योरिटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, तो ये थ्योरी आपको बढ़िया से समझनी है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जनरली आपको मान के चलो मिनिमम इन दोनों टॉपिक मतलब तीनों टॉपिक को मिला के आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वर्नर। अगर हम बात करें वर्नर थ्योरी तो इनका नाम पूरा था अल्फ्रेड वर्नर। वर्नर फादर हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, यानी जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो इसके फादर कौन है? वर्नर है। इन्होंने ही शुरुआत की थी। हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई, लेकिन यह है कि इन्होंने स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। क्योंकि शुरुआत करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई तो लोग फिर आगे करते चले जाते हैं। तो भैया पहली बात तो वर्नर कौन है? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो पिताजी हैं वो हैं वर्नर, ठीक है ना। इन भाई साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या किए थे? कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर हम बात करें इनके एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके 2 चीजों के बारे में बताया था। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। वो क्या होती है उसको समझने से पहले हम इनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने लिया था COCl3 डॉट 6NH3, ठीक। क्या लिया? COCl3 डॉट 6NH3। इसको इन्होंने पानी में ऐड किया था, मतलब एक कंटेनर पानी का लिया, उसमें डाल दिया, और उसके बाद उस कंटेनर के अंदर इन्होंने AgNO3 डाल दिया था। इंपॉर्टेंट बात, जो AgNO3 इन्होंने डाला था वो एक्सेस में था। अच्छा एक और बात बताऊं, आप वर्नर थ्योरी के क्वेश्चंस भी देखोगे ना तो एक्सपेरिमेंट से ही इनके क्वेश्चन आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इनके एक्सपेरिमेंट से मिलेंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिखा भी दूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने एक्सेस में AgNO3 डाला, तो जब एक्सेस में AgNO3 डाला तो इनको 3 मोल AgCl मिला। कितने मोल AgCl मिले? 3 मोल AgCl। तो इन्होंने कुछ बातें बताई, और वो बातें क्या थी कि भाई साहब आज के जो मॉडर्न टाइम के हिसाब से अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या? Cl3। ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? Cl3। कहने का मतलब इन्होंने बताया कि 3 मोल AgCl बनेगा। 3 मोल AgCl केवल और केवल तभी बन सकता है जब ब्रैकेट के बाहर 3 Cl होंगे। क्योंकि भाई साहब AgNO3 तो है, ठीक है, Ag प्लस आपको अवेलेबल मिल जाएगा और अभी एक्सेस में है तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 मोल AgCl बन रहा है तो भैया 3 मोल Cl भी तो अवेलेबल होने चाहिए, और 3 मोल Cl तभी अवेलेबल होते हैं जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हों 3। क्योंकि आपको पता है जब भी ये आयंस में टूटेंगे, अगर मैं चलो इसी में आगे आयंस अगर मैं इसके बना दूं तो आयंस कितने बनेंगे बताओ? आपको एक आयन मिलेगा CONH3 का होल 6, और इस पे 3 है तो इस पे क्या जाएगा? 3 प्लस आ जाएगा। एंड जो दूसरा आयन मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3Cl माइनस। तब बताओ Cl के कितने आयंस मिले? 3 आयंस मिले। कितने आयंस मिले Cl के? 3 आयंस मिले। इससे हमें पता चला कि भैया जो तीनों Cl के आयन थे वो AgCl के साथ, मतलब Ag के साथ कंबाइन किए। बट Ag के साथ क्या किए हैं? कंबाइन किए हैं, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाया उसने? AgCl बनाया है। इसके बाद इन्होंने और कुछ कंपाउंड लिए। इन्होंने अगला लिया, और अगला था COCl3 डॉट 5NH3। कितने NH3 लिए? 5। और इन्होंने इसको भी AgNO3 के साथ डाला, यानी एक्सेस में AgNO3 लिया, और जब इन्होंने AgNO3 के अंदर डाला तो इनको 2 मोल
AgCl के मिले, कितने मोल मिले? 2 मोल AgCl के मिले। तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होना चाहिए कि Cl ब्रैकेट के बाहर 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब एक होगा कोबाल्ट, और क्योंकि NH3 कितने हैं? 5 हैं, तो NH3 5 और एक Cl अंदर होगा और 2 Cl क्या होंगे? ब्रैकेट के बाहर। इसी वजह से 2 मोल Cl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर हुआ। अब अगर आप इसमें आयंस देखने जाओगे तो आयंस आपको कितने मिलेंगे? एक मिलेगा CO NH3 का होल 5 Cl, और इस पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस का, और दूसरा आयन जो आपको देखने को मिलेगा वो आयन होगा 2 Cl माइनस मिलेगा। सही बात बोल रहा हूं? फिर इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, इसको इन्होंने लिया CO Cl3.4 NH3। अब इन्होंने इसको जब एक्सेस AgNO3 के अंदर डाला तो इनको Cl कितने मिले? 1 मोल AgCl मिले। तो भैया 1 मोल AgCl मिला। तो इन्होंने इससे इंटरप्रेट क्या किया कि भाई साहब कंपाउंड जो है CO NH3 का होल 4 और 2 Cl अंदर हैं और 1 Cl क्या है? बाहर है। ठीक। और CO NH3 का होल 4 Cl2 एक आयन होगा और इस पे प्लस चार्ज, और प्लस एंड ही लिख दूं, एंड लिख रहे थे, एंड 1 Cl माइनस मिल जाएगा। ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट का कुछ इन्होंने रिजल्ट निकाला, कुछ कंक्लूजन निकाला। इस एक्सपेरिमेंट को देखा, AgCl, अच्छा पता AgCl व्हाइट PPT के फॉर्म में होगा, तो ये PPT के फॉर्म में था तो क्लियरली विजिबल भी था उनको, ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है AgCl बन रहा, कैसे बदला? AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। तो अगर आप दिखाना चाहो तो AgCl को ऐसे एरो डाउनवर्ड दिखा सकते हो, इससे पता चलेगा कि हाँ इसकी क्या बन रही है? PPT बन रही है। आप चाहो तो एरो लिख सकते हो, ठीक है ना? इसकी क्या बनेंगे? PPT। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इसकी PPT बन रही है तो इनको अलग अलग मोल्स मिले इसकी PPT के। इससे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, और इनसे कंक्लूजन में इन्होंने बताया कि हमारे पास 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं, ठीक है ना? पहली वैलेंसीज का जो नाम है उसका नाम है प्राइमरी वैलेंसी। हाँ अभी लिख लेना, बस 1 मिनट। तो इनके हिसाब से जो वैलेंसी होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। पहली है हमारी कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी जो है वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। बस हमने आज मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इन्हीं वैलेंसीज का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अब इन्होंने जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताई, इसके क्या क्या फीचर थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या थे, तो अगर हम उसको देखें तो पहली बात तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब आप अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे ना एक्स मान के सेंट्रल मेटल आयन का, तो जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो उसी को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्नर प्राइमरी वैलेंसी जो थी वही आज के समय में क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना? तो प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन नंबर को। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। कौन सेटिस्फाई करता है इसको? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज सेटिस्फाई करते हैं। जबकि जो सेकेंडरी, अच्छा अगर हम बात करें तो इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे इसमें आप देखो बाहर क्या था? Cl माइनस था ना, तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा था? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कर रहे हैं सेटिस्फाई। वेयर एज अगर हम बात करें इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव न्यूट्रल स्पीसीज, यानी नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो ऐसी स्पीसीज इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। मतलब सिंपल शब्दों में जो लिगेंड लिखते थे ना ब्रैकेट में, वही तो था कोऑर्डिनेशन नंबर, वहीं से निकालते थे ना। इसके बाद अगर हम बात करिए आयोनाइजेबल थी, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको अगर आप AgNO3 जैसे कंपाउंड से रिएक्ट कराओगे तो वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। मतलब उसके आयंस आपको अलग से मिलेंगे। जैसे Cl ब्रैकेट के बाहर कितना था? 2 था तो 2 AgCl मिले, 3 था तो 3 मोल AgCl के मिले, 1 था तो 1 मोल AgCl के मिले। तो जो Cl है जो ब्रैकेट के बाहर है वही आयोनाइजेबल है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करें ये नॉन आयोनाइजेबल, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी वजह से होता है? लिगेंड की वजह से। और वो कहां होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्या वो ब्रेक होता है? क्या वो अलग होता है? नहीं होता है। तो वो कैसा होगा? नॉन आयोनाइजेबल होगा। नॉन डायरेक्शनल अगर हम बात करें तो ये कह रहा है नॉन डायरेक्शनल। क्या मतलब हुआ सर नॉन डायरेक्शनल का? सुना ध्यान से। अगर मैं बात करूं
मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड, मान लिया लेट से MgCl2 है, अगर मैं Mg2+ लिख दूं तो Cl और Mg के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बात सही है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? क्योंकि तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी तरफ से लगाओ बात तो सेम ही है। लेकिन बात सुनना, अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हूं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं तो फर्क पड़ेगा। जैसे मान लिया कार्बन था और इस कार्बन के एक डब्बा, एक लोब इधर है और किसी को बॉन्ड बनाना है इसके साथ, तो वो डब्बा इधर से ही अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि डब्बा इधर से आ रहा है और उधर दूसरा ऑर्बिटल लेके बैठा है। आपको पता है जब भी ओवरलैपिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो ओवरलैपिंग में डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाकर ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक डब्बा एक कोयले का बैठा, दूसरा वाला ऊपर घूम रहा है कहीं, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपकी Cl था वो कहाँ था? ब्रैकेट के बाहर था, और इस पे माइनस चार्ज, ब्रैकेट पे क्या प्लस चार्ज, तो कौन सा अट्रैक्शन था उनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो वो कहीं भी जाए कुछ फर्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो कैसा था? नॉन डायरेक्शनल था। क्लियर है ना? तो ये डायरेक्शनल और ये वाला कैसा हो गया? नॉन डायरेक्शनल। यानी Cl की वजह से जो था नॉन डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल कौन? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी वजह से? लिगेंड। और लिगेंड कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब ओवरलैपिंग होगी। और अगर ओवरलैपिंग होगी तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड कैसा होगा? डायरेक्शनल होगा। कह रहा है इट कांट प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कह रहा है इससे ज्योमेट्री का कोई लेना देना नहीं होता है। अभी के लिए अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, जब हम VBT के अंदर ज्योमेट्री बताएंगे कि ये sp3 है, ये dsp3 है, वगैरह वगैरह ना, d2sp3 है या sp3d2 है, क्या है, तो उस केस में आप देखोगे कभी भी ब्रैकेट के बाहर जो मौजूद है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसको हम कंसीडर करते ही नहीं है। तो मतलब इनका कोई रोल नहीं होता है ज्योमेट्री बताने में। जबकि यहां देखो ये ज्योमेट्री बताने में रोल प्ले करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के हैं तो इनका रोल होता है और इनको हम कंसीडर करेंगे VBT के अंदर ज्योमेट्री बनाने में। ठीक है ना? अगर हम बात करें डिनोटेड बाय डैश लाइन, इनको हम डैश लाइन से डिनोट करते हैं और इनको डिनोट करते हैं सॉलिड लाइन से। क्या मतलब हुआ इसका? आप बताओ। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने कंपाउंड बनाए थे, कुछ क्या बनाए थे? कुछ कंपाउंड्स। जैसे अगर आपको याद हो तो एक कंपाउंड हमने बनाया था CONH3 का होल 5 Cl और ब्रैकेट के बाहर मैंने Cl2 लिख दिया। कोई दिक्कत? एक कंपाउंड बनाया था ना हमने। अभी के लिए इतना बात मानो कि सर ये ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है ये? ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। ठीक है ना? कैसे ऑक्टाहेड्रल पता चलेगा आगे। तो CO सेंटर में रहेगा, यानी सेंट्रल मेटल एटम कहां रहेगा? सेंटर में। बाकी क्या है? लिगेंड है, यानी 5 NH3 के लिगेंड है और 1 Cl के हैं। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल के एटम के पास आएंगे तो उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। तो पहली लाइन से ऑक्टाहेड्रल बनाते कैसे हैं? आपको पता है, ऐसे 4 लाइन खींचेंगे और एक ऊपर रहेगी और एक नीचे, यही तो है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, कितने हो गए? 3 ना। ये NH3 हो गया 4 और ये NH3 हो गया 5 और ये NH3 से 5 ही थे, ये Cl हो गया। मैंने सॉलिड लाइन बनाई है। कौन सी लाइन बनाई है? सॉलिड लाइन। तो अगर मैंने सॉलिड लाइन बनाई है तो मैंने कौन सी वैलेंसी बनाई है? सेकेंडरी वैलेंसी बनाई है, यानी लिगेंड को अरेंज किया है। किसको अरेंज किया है? लिगेंड को। अब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ब्रैकेट के बाहर वाली है। ब्रैकेट के बाहर कितने Cl हैं? 2 Cl हैं। तो ब्रैकेट के बाहर वाले को जब बनाएंगे तो हम डैश डैश लाइन से बनाएंगे। तो मतलब जैसे मान लिया यहां मैंने डैश लाइन बना दी, आप कहीं भी बना सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लिया यहां मैंने डैश लाइन बना दी, तो इन डैश लाइन से मैंने यहाँ Cl दिखा दिया, यहाँ Cl दिखा दिया। तो जब भी कभी स्ट्रक्चर में आपको डैश लाइन दिखे, इसका मतलब वो कौन सी वैलेंसी है? प्राइमरी वैलेंसी है। और सॉलिड लाइन दिखे तो कौन सी है? सेकेंडरी वैलेंसी है। सॉलिड लाइन ये भी बताती है कि ये सारे लिगेंड हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं, और डैश लाइन ये दिखाती है कि लिगेंड नहीं, ये काउंटर आयन है जो ब्रैकेट के बाहर है। क्लियर बात है? तो ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी इन्होंने बताया। एक और बात इन्होंने जो बताई थी वो कंडक्टिविटी के बारे में। आपको पता है कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। सही बात है ना? इतनी बात जब आपको पता है कि सर कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, सही बात। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन तीनों कंपाउंड को कंपेयर करने लगूं तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे, सेकंड वाले में थोड़े कम हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, और थर्ड वाले में सिर्फ 2 ही आयंस है। तो जहां आयंस कम उसकी कंडक्टिविटी कम। अगर मैं इसको A बोल दूं, अगर मैं इसको B बोल दूं, अगर मैं इसको C बोल दूं, तो मैं यहां बोल सकता हूं
कि ए की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी बी से और बी की ज्यादा होगी किससे, सी से। सही बात है ना, ये ऑर्डर है किसका, कंडक्टिविटी का, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। या आप कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पर यूनिट की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी हो जाएगी, और हम अगर बात करेंगे टोटल चार्ज फ्लो की तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। क्लियर बात। तो इस तरीके से ये सारी बातें वर्नर भाई साहब ने बताई थी। तो आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, एक बेसिक आइडिया उन्होंने दे दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, बट हाँ बहुत डिटेल में चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बट हाँ उस समय जब किसी ने शुरुआत भी नहीं की थी तो ये बात भी बड़ी बात थी। इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मतलब कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब इधर देखना सुनना, यहाँ पे पहले बातें समझ लो, फिर बाद में देखते हैं क्या लिखा हुआ है टेबल में। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो तो हैं, उसके अलावा वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन उसके डब्बों के अंदर आते हैं। सही बात है ना भाई, जो भी लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा वो लोन पेयर डोनेट करता है ना, और सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास, उसे हम क्या बोलते हैं, EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। EAN कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इंटू में कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक मैं करके बता रहा हूं, उसके बाद फिर टेबल देखेंगे हम क्या फायदा होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, ये भी देखेंगे। अगर मैं एग्जांपल अभी लूं तो CO NH3 का होल 5 Cl और इधर ले लिया Cl2, ये कंपाउंड अभी आपने देखा। मुझे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो सर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मुझे दो बातें पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट तो x मान लिया, प्लस 5 और 1 कितने NH3 है, 0 चार्ज होता है NH3 पे, प्लस Cl कितने हैं 1, तो -1 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट के बाहर Cl कितने हैं 2, तो 2 इंटू में -1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा x, और माइनस का -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। सही बात है ना। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। भाई कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी इनटू में नंबर ऑफ लिगेंड। सही बात है ना। तो अगर हम बात करें तो जितने भी लिगेंड है सबकी डेंसिटी तो 1 ही है, 5 अमोनिया है, 1 क्लोरीन है, टोटल 6 लिगेंड है और सबकी डेंसिटी 1, तो 1 इंटू में 6 यानी कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर मैं EAN निकालने जाऊंगा तो EAN इज इक्वल टू क्या, EAN क्या होगा सर, EAN इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद प्लस का 2 इंटू में कोऑर्डिनेशन नंबर। सही बात है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कोबाल्ट का कितना होता है 27 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 है, प्लस 2 इंटू में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो कितना हो जाएगा भाई 27 में से 3 गया 24 एंड 6 टू 12 यानी कितना हो जाएगा 36, यानी EN कितना आ गया 36, यही है EN। अब सर ये EN निकाल क्यों रहे हैं, क्या मतलब, कुछ मतलब तो बनना चाहिए ना। तो EN जो है, अगर किसी का EAN किसके बराबर हो, नंबर ऑफ वैलेंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट गैस, यानी अगर किसी का EAN इनर्ट गैस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर आ जाए तो ऐसा कंपाउंड स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, स्टेबल। मतलब अगर किसी का EAN 18 आता है, किसी का EAN 36 आता है, किसी का EAN 54 आता है,
किसी का EN 54 के बाद कितना हो जाएगा 54 86 आता है, और किसी का EN कितना हो जाएगा 118, हाँ 86 और 32 जोड़ोगे 118 आ जाएगा, 118, वैसे 118 तक नहीं जाएगा अगर ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर किसके हैं, नोबल गैसेस के हैं। तो अगर किसी के EN की वैल्यू नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर के बराबर आती है तो वो कंपाउंड क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। ठीक, तो हम EN सबका निकालेंगे और कौन स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है ये देखेंगे, मतलब या तो बराबर आ जाए या तो क्लोज कितना है। तो अगर हम बात करें इसका, देखो 36 आ गया है, तो इस कंपाउंड को क्या मानेंगे, स्टेबल मानेंगे और कुछ नहीं। तो EN में बस इतना ही करना है आपको। तो अगर आप देखो टेबल में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से आते नहीं है, तो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है, सबके EN निकाल रखे हैं। मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किया हुआ है। आपको बताइए इसका 36 है, इसका 86 है, दोनों नोबल गैसेस के बराबर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे। क्लियर है बात। तो EN में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नोट करो इसको। तो अब जो है हमारे पास जो थ्योरी है उसका नाम है VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर मैं VBT थ्योरी की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में से है, और यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं पहले प्रीवियस ईयर के अंदर। तो अगर हम VBT की बात करें तो ये सब एजम्पशंस हैं VBT की, बट इन सब एजम्पशंस की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि VBT के क्वेश्चंस और चीजों को कैसे करेंगे। ये टेबल देखना बहुत जरूरी है। पहली बात, VBT के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कंपाउंड का 4 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है ना, अभी इसको सुन लो, अभी बाद में लिखने का समझने का सबका मौका दूंगा, पहले फोकस करो समझने पे, क्योंकि आ जाएगा फिर कर लोगे खुद ही। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ जाए, आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक dsp2 और एक sp3। यही आगे चल के इस थ्योरी की लिमिटेशन भी बनेगी। तो अगर dsp2 है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर याद है ना कैसे होता है। अगर मान लिया ये सेंटर में एक मेटल रख दिया, एक ये ऐसे बना दें तो ये टेट्राहेड्रल है। आपको पता एक बॉन्ड आपकी तरफ होगा, एक बॉन्ड अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के 109 डिग्री का 109.5 डिग्री का एंगल होता है। अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सब 90 डिग्री पर होते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल आपको क्लियर है। इसके बाद अगर बात करूं तो अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 5, वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आपके सिलेबस में है ही नहीं, बट कोई नहीं, देख लेते हैं sp3d। और जब sp3d हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। आपको जो क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मिलेंगे, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के देखोगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 होगा, और दोनों केस में ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो एक बेसिक आइडिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2 स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या तो sp3d2 होगा या d2sp3, और दोनों केस में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर बात। अब सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ज्योमेट्री बताने में जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी थी उसका कोई रोल नहीं था। आप देखो मैंने लिखा ही नहीं प्राइमरी वैलेंसी, आप लगाते अगर तो यहाँ Cl3 तो लगता, लेकिन लिखा है क्या, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कोई रोल होता ही नहीं है। अभी आप पूरी ज्योमेट्री और सब कुछ बता दोगे उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, क्या है मेरे पास, कोबाल्ट है। आप लोग बताओगे कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है, ठीक है ना। पहले लिखनी है कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास अच्छा स्टेप भी फॉलो करने हैं, जब भी आपको सॉल्व करना होगा यही स्टेप फॉलो करने हैं। आर्गन होता है और उसके बाद क्या जाएगा 3d7 4s2, सही बात है। एक बात बताओ, क्या 3d7 और 4s2 है तो यहाँ 4p भी खाली होगा और 4d भी इसके पास खाली पड़ा होगा, ये बात पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर 4s आ गया है तो p भी होगा और d भी होगा, सही बात है ना। बट हाँ वो वैकेंट पड़ा हुआ है तो हम लिख नहीं रहे हैं अभी। तो यहां तक आपको समझ आई। अब सोचो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो x मान लिया इसको, और अमोनिया का कितना हो गया 6 इंटू में 0, और टोटल चार्ज कितना है 3 है, तो सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, आएगी क्या। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है। अब मैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई है तो मैं क्या CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो अगर मैं CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो यहाँ आर्गन आएगा, और सोचो
पहले S से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो S 0 हो जाएगा और 3D में से एक जाएगा तो 3D 6 हो जाएगा और 4S 0 हो जाएगा। सही बात है ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे तो आपको इसके डब्बे बनाने होते हैं, यानी ऑर्बिटल्स बनानी होती हैं। मेरे पास क्या है, CO3+। तो अगर मैं इसकी ऑर्बिटल बनाऊंगा तो पहले मेरे पास 3D है। कौन सी ऑर्बिटल है? हाँ, कोबाल्ट की बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोबाल्ट की पहले बना सकते हो, फिर बाद में CO3 की बनाओ। एनसीईआरटी ने CO3 से डायरेक्टली स्टार्ट किया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर किसी का मन कर रहा है पहले CO के सारे डब्बे बनाएंगे, फिर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फिर डब्बे बनाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एनसीईआरटी ने डायरेक्ट बना रखा है, आप बना सकते हो, नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो CO3 की अगर बनाऊंगा मैं तो 1 2 3 और ये 5, सही बात है। इसके बाद 4S आता है तो मैंने 4S के डब्बे बना दिए। ये किसके थे? 3D के थे। ये किसके हैं? 4S के हैं। और इसके बाद आपको पता है 4P भी होता है ना, तो 4P में 3 डब्बे होते हैं, तो हमने ये 4P बना दिया। और आपको पता है 4D भी होता है। वैसे आपको बताऊं तो 4D की आपको जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, तो अगर मैं नहीं बनाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बट हाँ याद रखना होता है, किसी में जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, अगले वाले क्वेश्चन में पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं बनाया। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सर डी में कितने हैं? 7। अच्छा, डी में कितने हैं? 6 और एस में कितने हैं? 0, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं एस के, तो एस खाली पड़ा हुआ है, डी के अंदर 7 है। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 है ना। अब पेयरिंग करना शुरू करेंगे तो ये हो गया 6। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन थे आपने भर दिए, ठीक। जब इतना भर देंगे तो आपको बताना होता है कि भैया आपके पास जो लिगेंड है वो लिगेंड कौन सा है। मेरे पास यहाँ NH3 है। अभी के लिए आपको नहीं पता कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक होता है, तो एक बात याद रखना है, अगर नाइट्रोजन और कार्बन डोनर एटम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? कार्बन और नाइट्रोजन, तो समझना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। अगर ऑक्सीजन और हेलोजन होंगे डोनर एटम तो वो वीक लिगेंड होंगे। क्या होंगे वो? वीक लिगेंड। तो अभी इससे काम आपका पूरा चल जाएगा। तो मेरे पास नाइट्रोजन डोनर एटम है तो मैं लिखूंगा सिंस NH3 is strong फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, मेरी बात सुनना, जब कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे ना, इनको पेयर करवा देता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे उसको क्या करवा देंगे? पेयर्ड करवा देंगे। तो सबसे पहली बात कि मेरे पास NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवाएगा? इसकी पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा? पेयरिंग। तो भैया जब पेयरिंग करवाएगा तो आप बताओ क्या होगा? मेरे पास कुछ चेंजेस आएंगे। पहली बात तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये पेयर्ड हो जाएंगे। अब देखना ध्यान से, यहां एक था, यहां एक था, और ये 2 निकल के आएंगे यहां से और यहां से पेयर हो जाएंगे। अगर मैं यहां एरो से दिखाऊं तो मतलब हुआ क्या है? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, अच्छा इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये पेयरिंग हो गई है। पेयरिंग होने के बाद ये 2 डब्बे खाली हैं और इधर के डब्बे खाली हैं। मेरे पास कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड है। तो अगर 6 लिगेंड है तो मुझे कितने डब्बे चाहिए होंगे खाली? भाई लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या चाहिए? डब्बे चाहिए। 6 लिगेंड आ रहे हैं तो 6 बॉक्स चाहिए होंगे। तो मेरे पास अगर मैं बॉक्सेस की बात करूं तो कौन कौन से डब्बे अवेलेबल हैं भाई साहब? 2 डी का अवेलेबल है और 3 पी का अवेलेबल है और 1 एस का अवेलेबल है। मिला के कितने हो जाएंगे? 6 हो जा रहे हैं। हो गए कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं यहां कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे हम इसको कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो मतलब एक डी इस्तेमाल हो रहा है, 2 डी इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 एस इस्तेमाल हो रहा है और 3 पी इस्तेमाल हो रहा है। लिगेंड यहां आके अटैक करेगा उससे पहले इसका हाइब्रिडाइज होना जरूरी होता है। आपको याद हो VBT क्लास 11th में तो वहां भी पढ़ा था ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहां भी बॉन्ड बनने से पहले, ओवरलैपिंग से पहले क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी? ये कैसे डिपेंड करेगा? लिगेंड कौन सा है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पहले वो 3D में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसकी पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग के बाद जो डब्बे बच गए हैं उन डब्बों का इस्तेमाल करके हम टोटल काउंट करेंगे कि भैया लिगेंड कितने आ रहे हैं। 6 आ रहे थे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मुझे कितने चाहिए होंगे? 6 खाली डब्बे चाहिए होंगे।
तो मैंने डब्बे काउंट कर लिए, 2 डी के आए, 1 एस का आया और 3 पी के आए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम, जो कंपाउंड आपने स्टार्टिंग में लिया था वो लिख लोगे इधर, यानी CO NH3 का होल 5 तो 6 था ना, होल 6 और ये 3+। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये देखो ये 3 डब्बे आपको दिख रहे हैं अलग से, जो इसके पास ओरिजिनली थे, तो ये 3 डब्बे एज इट इज अलग से लिख लोगे कि भैया इनके पास ये पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन थे। और ये जो 6 डब्बे हैं इनको अलग से बनाओगे, ये 6 डब्बे अलग से, 1 2 3 और ये 5 हुए ना, 5 और एक डब्बा और जोड़ दो, टोटल कितने हो गए, अब 6 डब्बे हो गए ना। हाँ, अब सुना ध्यान से, हर डब्बे के अंदर क्या आएगा, लिगेंड। अब आपकी मर्जी है, कई सारे लोग लिगेंड को ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं, मतलब 2 ऐसे क्रॉस लगा देंगे, मतलब एक डब्बे में एक लिगेंड आ रहा है, यहां भी क्रॉस कर दिया। और अगर आपका मन करे तो आप ऐसे भी दे सकते हो, एरो दिखाओगे यहाँ और यहाँ क्या लिखोगे, NH3, एरो दिखाओगे और क्या लिखोगे, NH3, एरो दिखाइए क्या लिखोगे, NH3, मतलब ऐसे ही सब में NH3 लिख दोगे। आपका मन करे क्रॉस लगा दो डब्बे के अंदर, आपका मन करे क्या लगा दो, NH3 एरो दिखा के दे दो, दोनों ही सही हैं। तो मैंने क्रॉस लगाया था क्योंकि NH3 लिखने में थोड़ा मेहनत लग रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगा वापिस से D2sp3, यानी ये पूरे के पूरे डब्बे D2sp3 हैं और सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब जब इतना हो जाए तो आपसे क्या क्या पूछते हैं, आपको कुछ आंसर्स देने होते हैं, और वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो आपसे पूछेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्या पूछेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपको पता है वो क्या है, D2sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो आपसे क्या पूछेंगे, ज्योमेट्री पूछेंगे। तो भैया ज्योमेट्री हमने पीछे टेबल में बनवाई थी ना, कि अगर D2sp3 हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है बताओ, D2sp3 हो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो हम ज्योमेट्री में क्या बता देंगे कि ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। सही बात है, यहां तक ज्योमेट्री बताया, हाइब्रिडाइजेशन बताया। इसके बाद आपसे पूछेंगे कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का है। अभी सर क्या बात हुई कि कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का है, सुनो यहां से, आप बताओ आपने जो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल की है वो 3D इस्तेमाल की है या 4D इस्तेमाल की है, 3D। अच्छा अगर मैं पूछूं 3D अंदर है या 4D अंदर है, 3D अंदर है और 4D बाहर की तरफ है, तो आपने कौन सी ऑर्बिटल डी का इस्तेमाल किया, अंदर वाली का। इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें मैग्नेटिक नेचर, तो अगर आप मैग्नेटिक नेचर में आओगे, आप मुझे बताओ अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक। सही बात है ना। तो इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो अगर नहीं है तो कौन सा मैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। फिर आपसे पूछेंगे कि ये बताओ इसका कलर के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, ठीक है ना। तो आपसे कलर नहीं पूछेंगे, पिंक व्हाइट ब्लू कैसा कलर है ये नहीं पूछना है, आपको बताना है कि कलर होगा या कलर नहीं होगा। तो अगर डाईमैग्नेटिक होता है तो याद रखना कि ये कलरलेस होता है। पैरामैग्नेटिक कैसे होते हैं, कलर्ड, तो ये कैसे होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा ये, कलरलेस होगा। क्लियर है बात। वैसे एक बात बताऊं, अगर लिगेंड स्ट्रांग होता है तो कॉम्प्लेक्स होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बट अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो CFT के अंदर ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। इतनी बात समझे, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक नेचर और कलर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा और उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, रूट में n इंटू में n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन से, क्योंकि अभी नहीं है तो मैं यहां नहीं निकाल रहा हूं, अभी कोई पैरामैग्नेटिक आएगा तो उसका हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। इतनी बात समझे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई है तो उसको प्लस लगा के कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर CO3+ के बॉक्सेस बनाने हैं, उसके बाद फिर आपको देखना है कि जो लिगेंड है वो स्ट्रांग है या वीक है, उसके साथ पेयरिंग वगैरह करानी है। पेयरिंग करने के बाद जो डब्बे बच जाएंगे, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके हिसाब से वो डब्बे इस्तेमाल करोगे। उसके बाद फिर आप कंपाउंड इस साइड लिखोगे
और उनमें क्रॉस क्रॉस लगा के आप लिगेंड को दिखा दो कि भैया यहाँ पर लिगेंड आ गया है, हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे और फिर ये सारी बातें आपको बता देनी है। यही होता है कंप्लीट चीज। अब आप समझो, ये तो पीछे थ्योरी लिखी थी, अब इसको आप आराम से समझ जाओगे। क्या क्या कह रहा था इस थ्योरी के अंदर? कह रहा था मेटल आयन व्हेन इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कह रहा है कि भैया मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये तो पहले पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। कह रहा मेटल आयन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये भी बात पता है पहले से, एंड प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल। आपने देखा मेटल ने क्या किया था, लिगेंड को आने के लिए खाली डब्बे प्रोवाइड किए थे, यही तो हुआ था ना। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। कह रहा वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन विद लिगेंड, ये भी तो हुआ, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, फिर आकर के लिगेंड उस पे अपना लोन पेयर या अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं और बॉन्ड बनाए हैं। कह रहा इफ इन ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज प्रेजेंट देन इट कॉज द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d। n-1d का मतलब आप कहां थे, 4s और 3d में थे, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो d एक कम है ना, इसलिए 4-1 3d कर रहा है। अब क्योंकि ये जनरल टर्म के लिए बोल रहा है तो इसलिए n-1d, ठीक है ना। तो कह रहा है n-1d जो होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे अगर अनपेयर्ड थे और अगर लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग है। कह रहा है आगे देखो, कह रहा है मेटल आयन इफ n-1d ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। कह रहा है अगर n-1d मतलब अंदर वाली ऑर्बिटल अगर इस्तेमाल हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सही बात है। कह रहा इफ द कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड है प्रेजेंट, अगर वीक लिगेंड है देन देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई पेयरिंग नहीं होगी इन n-1d ऑर्बिटल। एंड इफ nd ऑर्बिटल इज इस्तेमाल, nd का मतलब 4d इस्तेमाल हुई बाहर वाली, तो इसे क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बात सही है ना। आगे कह रहा है इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक अदरवाइज इट विल बी डायमैग्नेटिक। क्या यही सारी बातें हमने सीखी? तो अब थ्योरी क्लियर है, तो हमने कर लिया वहां पे। उसके बाद आपको पता है ये हाइब्रिडाइजेशन की बात थी और ये बात थी। अब एक बार हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला COF6 3-। तो सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर हम मान लें x प्लस 6 इंटू में -1 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा। आपको क्या करना है, कोबाल्ट देखो साथ साथ में समझते भी रहो, कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। बात सही है यहां तक। अगर मैं CO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या आएगा, आर्गन 3d6 4s0। फिर मुझे करना क्या है, CO3+ के डब्बे बनाने हैं। अगर मैं डब्बे बनाने जाऊंगा तो ये मेरे पास पहले डब्बे बनाने हैं किसके, 3d के, 1 2 3 और ये 5। उसके बाद मुझे बनाने हैं 4s के डब्बे, फिर मुझे बनाने हैं 4p के डब्बे, और अभी मुझे 4d की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं 4d के भी डब्बे बना रहा हूँ, 1 2 3 और 5। सही बात है, थोड़ी सी जगह उधर रखते हैं लिखने का। क्या हुआ, क्लोरीन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर स्ट्रांग होते हैं, हेलोजन और ऑक्सीजन वीक होते हैं। तो हेलोजन है ना, ये वीक है। अब सुना ध्यान से, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब जो रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पहले था वही है जो 11th में पढ़ा था, ठीक है ना। तो पहले एक एक सिंगल सिंगल भरा, फिर पेयरिंग की है। उसका यहाँ सब तो खाली है, नाम लिख देते हैं। ये कौन है, 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। अब आपको पता है कि अगर मैं अगले स्टेप में जाऊं तो यही सेम बनाना है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं। और मुझे यहाँ क्या लिखना है कि लिगेंड कौन सा है, वीक है। तो अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होती है ना, सिंस लिगेंड इज वीक, तो लिगेंड वीक है तो आपको पता पेयरिंग नहीं होगी, तो जो जहां जैसे था वैसे ही रहेगा, मतलब डी के अंदर कोई पेयरिंग नहीं हुई। तो अब आपको क्या करना है, 6 खाली डब्बे चाहिए। तो 6 खाली डब्बे के लिए आपके पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, एस से, क्योंकि डी तो अवेलेबल ही नहीं है, पेयरिंग करवा नहीं रहे हो, खाली डब्बा मिलेगा नहीं, तो कहां से अवेलेबल होगा, एस से ना।
तो आपने एस इस्तेमाल किया, पी के 3 इस्तेमाल किए, कितने हो गए? 4 हो गए, और 2 आपको डी के चाहिए होंगे। सही बात बोल रहा हूँ? क्या 2 डी के चाहिए होंगे हमें? बिल्कुल सही बात है ना। और हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। सही बात है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको यही कॉम्प्लेक्स वापस लिखना होता है, COF6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस, ये वाला डब्बा तो एज इट इज आ जाएगा आपकी बार, इसको हमने एज इट इज उतार के यहां लिख दिया। आपको पता है यहां मुझे 6 डब्बे बनाने हैं, तो अगर मैं ये 6 डब्बे बनाऊं, 1 2 3 4 और ये 6, सबके अंदर क्या आएंगे? लिगेंड आएंगे। तो भैया आप क्रॉस लगा के लिगेंड शो कर दो, और नीचे हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख दोगे? sp3d2। कौन सा? नहीं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वही दिखाने हैं। जिसमें देखो, इसे पिछले वाले में 4d खाली था, मैंने लिखाया कहीं? दिखाया नहीं? दिखाया ना। जो यूज हो रहे हैं केवल वही दिखाना है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ 4d की जरूरत थी। कैसे पता चलेगा कि कितने डब्बे हैं 4d के अंदर? तो इसलिए बनाना पड़ा मुझे। मैंने यूज 2 का किया, मैंने 2 ही दिखाया, 3 छोड़ दिया मैंने। ठीक, अब सुनना, यही सेम चीज तो मुझे वहां लिखनी है, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूं और सिर्फ मुझे चेंज करना है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक, अगर हम बात करें तो भाई साहब यहां देखना, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp3d2। ज्योमेट्री तो यहां भी ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? इनर की जगह कौन सा है? आउटर कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कौन सा होता है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा? कलर, कलर तो मतलब कलर्ड होगा। और अगर कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा इसका। तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है रूट में n इंटू में n+2 bm, यानी बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है ना। तो n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 है। सही बात है ना। अनपेयर्ड कितने हैं? 4। तो रूट में 4 इंटू में 6 कर सकता हूँ सीधा, 4 6 जा 24 रूट में आ जाएगा, और 24 रूट में आएगा तो क्या कर सकता हूँ, मतलब स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 2√6। सही बात है। तो ये आ गया बीएम में, बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट होगी इसकी। ये हमारा क्या आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अगर किसी को दिक्कत है कि एन क्या होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात क्या? ठीक, तो बस आपको बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि इस थ्योरी में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। इतना तो क्लियर है सबको ना। तो अब आप आराम से नोट डाउन करोगे क्वेश्चंस को, उसके बाद आगे और क्वेश्चन हम करेंगे, बट पहले इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आपकी हेल्प भी चाहिए होगी मुझे। तो ये पहले टेबल बना लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है NiCl4 2-। पहले क्या निकालना होता है? ऑक्सीडेशन। अब साथ साथ में मेरे कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x+4 इंटू में -1 इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, आएगा ना। x इज इक्वल टू 2 आएगा, और निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है? 28। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा आर्गन 3d8 4s2। और अगर हम निकिल 2+ का करेंगे, आर्गन और ये 3d8 4s0। फिर हमें एज यूजुअल
डब्बे बनाने हैं। तो अगर हम डब्बों की बात करें, आजा भाई यहीं से बना लेते हैं डब्बे। अच्छा 3 पॉजिटिव लिख दिया, 2 पॉजिटिव है। तो भैया ये हमारे पास डी है, डी के बाद ये हमारे पास एस है, थोड़ा छोटा डब्बा। इसके बाद हमारे पास पी है और हमारा काम इतने दूर में हो जाता है। तो अगर हम बात करें 1 2 3 और 5, 1 2, देखो ध्यान से 8 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। लिगेंड क्योंकि वीक है, तो सिंस लिगेंड इज वीक, तो अगले स्टेप में एच डी हमने इसको कॉपी किया और यहां लिखेंगे भैया हाइब्रिडाइजेशन। पेयरिंग वेयरिंग तो होगी नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, 4 चाहिए ना आपको, तो sp3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, sp3। क्लियर है ना कैसे sp3 हुआ, क्योंकि मुझे चाहिए कितने थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही था, तो 4 बॉक्स अवेलेबल चाहिए थे, पेयरिंग होगी नहीं, तो 4 बॉक्स मुझे कहाँ मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये यहां से लेकर के इतना मिल रहा है, सही बात है, यही क्या है, 4 बॉक्सेस हैं। तो इसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हो गई। और फिर हमें करना क्या है, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई तो ये वाला तो जैसे था वैसे ही आ जाएगा, एज इट इज। इसको हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखा, निकिल Cl4 2-। यहाँ हमें ये 4 डब्बे चाहिए थे, तो 4 डब्बे बनाएंगे तो 1 2, अरे 4 लिगेंड लाके 4 ही लिगेंड है, ये हो गया। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और अब हमें बताना क्या है, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 है। फिर बताना है ज्योमेट्री, कितनी है, टेट्रा हेड्रल। ज्योमेट्री के बाद वो बताते हैं क्या नाम था उसका, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ आउटर इनर नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, तो कोई नहीं, आप लिख लो, बट यहाँ पे कुछ होता नहीं, ऐसे खाली लाइन कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आउटर इनर कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं होता है। आप समझ सकते हो, नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद क्या बचा था, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। तो अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मुझे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ना। और उसके बाद कलर की अगर बात करेंगे तो ये कैसा होगा, कलर्ड होगा। और उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कितने हैं भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 इंटू में 4 हो जाएगा, ये लिख देता हूँ, चलो 2 + 2, तो 2 + 2, तो अगला आ जाएगा √8, और √8 होता है 2√2 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर बात, सही बात होगी इसकी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, शायद नहीं है, कोई नहीं मैं देता हूँ।
वो आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको जो ये करना है वो है FeCN का होल 6 3 माइनस, और जो दूसरा क्वेश्चन आपको करना है वो भी लिख लो। ये हो गया। अगला है मेरे पास Zn NH3 का होल 4 2 प्लस -1 चार्ज होता है। करोगे इसको, उसके बाद मैं कर देता हूँ, ठीक है। इधर वाला मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले Fe था। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? अगर X निकाला होगा आपने तो 3 आया होगा। अगर आप आयरन लिखोगे तो 26 का एटॉमिक नंबर होता है। आर्गन 3d6 4s 2 होगा। इसके बाद अगर आप Fe3+ का निकाले होगे तो आर्गन 3d5 और 4s 0। इसके बाद मैं कुछ यहीं से कॉपी पेस्ट कहीं से कर ले रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा बदलना ही तो रहेगा। चलो कर ही देता है, क्या ही कॉपी पेस्ट करना, अच्छी बात नहीं है ना। तो अगर हम Fe3+ बनाएंगे तो अगर हम Fe3+ बनाएंगे तो ये 1 2 3 और ये 5। मेरे पास ये 3D के 5 डब्बे हो गए। एक डब्बा ये हो गया S का, और ये डब्बा हो गया हमारा P का। तो ये हो गया हमारा 3D, ये 4S और ये 4P। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां। सही बात है। तो अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर पेयरिंग करवाएगा तो आपको पता है ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। सही बात है। और एक अनपेयर्ड ही रह जाएगा। क्लियर बात? क्या 5 है तो पेयर तो कैसे बनेगा? 5 ही है ना टोटल। हाँ। तो ये हमारे पास डब्बे ऐसे आ गए। अब आपको पता है जब पेयरिंग करवाएंगे तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे और एक अनपेयर्ड रह जाएगा। और आपको पता है अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल करेंगे तो ये डब्बे इस्तेमाल होंगे यहाँ तक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2 sp3, और उसके बाद अगर हम लेंगे तो FeCN है ना, CN का होल 6 और ये 3+ 3- था। ठीक। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास भैया 2 डब्बे तो बनाने पड़ेंगे D के खाली। तो हमने ये 2 डब्बे D के बना दिए, 3 डब्बे ना। और इन 3 डब्बों में कौन है? ये तीनों इलेक्ट्रॉन, मतलब एक 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ये हो गया, ये हो गया, और एक एयर पेयर्ड। सही बात। उसके बाद बाकी मुझे 6 डब्बे किसके चाहिए? तो अगर हम 6 डब्बे ये बनाएंगे तो 1 2 3 4 और ये 6, यहाँ 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 हो गया। अच्छा इस्तेमाल क्या है? D2 sp3। अब अगर हम बात करें तो आपने क्या क्या लिखा होगा? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा? D2 sp3। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स कौन सा आया है? इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद बताओ क्या नाम था? मैग्नेटिक नेचर, अच्छा अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा तो बता दोगे ना? हाँ, तो मतलब कहीं भी पूछ ले, कहीं पूछ ले कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बता दो, तो वो तो काउंट कर सकते हो सीधा सीधा। तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर आप कलर के बारे में बात करोगे तो कलर्ड होगा। और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट एक ही अनपेयर्ड आया ना, तो रूट में 1 इंटू में 3 ना, क्योंकि 1 था और 2 प्लस करेंगे 3, तो सीधा आ जाएगा रूट 3 बोहर मैग्नेट्रॉन। हाँ पहले का, हाँ पहले का ही किया भाई, दूसरा यहाँ है ही नहीं, दूसरा अभी उधर नहीं चल रहे। ठीक है, यहाँ तक बात सबका यही आया है। हाँ भाई पक्का ना, सबका यही आया है? ठीक, आगे चल रहा हूँ। किसका अलग आया है? देखना मेरे पास क्या है? जिंक। अगर मैं निकालूंगा तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है, ऑक्सीडेशन नंबर सबका +2 आया होगा। और मैं सीधा अब मैं जिंक 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। अगर मैं जिंक 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मुझे पता है आर्गन आएगा और क्या आएगा? 3D10 और 4s2। सही बात बोल रहा हूँ? मैंने जिंक का नहीं किया, डायरेक्ट कर लिया है। अच्छा 4s0 होगा, क्या जाएगा? 4s0, मतलब जिंक का मैंने नहीं किया, जिंक 2 प्लस का किया। इधर देखो, अगर मैं जिंक 2 प्लस का बनाने जाऊंगा तो मेरे पास ये डी हो गई, डी के बाद ये मेरे पास एस हो गया, ये मेरे पास एस हो गया, एस के बाद ये मेरे पास क्या हो गया? पी हो गया। और किसी की जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है। 1 2 3 और ये 5, 1 और 3। अगर हम बात करें तो इसमें सब भरे हुए हैं, 10 के 10 हैं। हाँ भाई कंप्लीटली फिल्ड है ना ये, और पेयरिंग वेयरिंग की जरूरत भी नहीं है, सब पेयर्ड है ऑलरेडी। अगर हम बात करें लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, बट ठीक है पहले सब पेयर हैं तो क्या ही कर लेंगे भाई साहब ये। हाँ ठीक है, एक प्रोसेस है, फॉलो करो उसको, लिख लो। बट हाँ कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग क्या ही करवाओगे, ठीक है ना? अब क्या होगा, कहीं लिखे कहीं नहीं लिखे तो फिर क्या होता है ना, कभी कभी भूल ही जाते हो लिखने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो लिख लिया करो सब में, आदत भी बनी रहेगी कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे चेक करने, तो हाइब्रिडाइजेशन में भैया मुझे 4 चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यही 4 इस्तेमाल हो जाएंगे। सही बात है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अब अगर हम इन भाई साहब को ले आए यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस क्या हुआ, sp3। अगर हम बाकी सारे कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इसको यहीं से कॉपी करते हैं, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन आई है हमारी, sp3 आई है, कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या आया है, टेट्राहेड्रल आया है, इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इस केस में तो होता नहीं है, मैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक आया है, और अगर डायमैग्नेटिक होगा तो कैसा होगा, कलरलेस होगा, और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे 0 आएगा, क्योंकि यार पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। ये आया सबका। अब 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, और ये पानी में पानी तो होना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो है ये देखो, पहला क्वेश्चन ये करोगे, निकल NH3 का होल 6 और 2+, एक ये हो गया, उसके बाद हाँ, इसको होमवर्क में लिख लो, HW आसान है ये तो, हाँ, एक ही करना, Cr NH3 का होल 6 3+, ठीक, एक और क्वेश्चन है, Cu NH3 का होल 4 2+, और एक है COOX का होल थ्राइस 3-, तो ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला करना है अभी, ये वाला करना है अभी, ये वाला भी होमवर्क में है और ऊपर वाला भी होमवर्क में, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन अभी करने हैं, हाँ, ठीक है, साथ साथ में करते रहे, थोड़ा टाइम भी बचेगा, चले ना। तो Cr NH3 का होल 6, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं Cr NH3 का होल 6, और यहाँ क्या है 3+, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो कितना आएगा, X = 3 आएगा, सही बात है, और मैं सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ Cr3+ का, Cr का नहीं लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है आर्गन होगा। अब सुनना, Cr के केस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 4s1 होता है और 3d5 होता है, तो s में से 1 जाएगा और d में से 2 जाएगा, तो 3d3 बचेगा, तो 3d3 और 4s0। अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3d5 और 4s1 ये आएगा नॉर्मल केस में, जब इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे, एक s में से गया, 2 d में से गया, तो कितना बच जाएगा ये। अब अगर हम Cr3+ का ऑर्बिटल्स बनाएं तो भैया मेरे पास d ये हो गया,
क्या पहला वाला कौन, ऊपर वाला? चिंता मत करो, वही बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए यहाँ करवाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा अलग सा बिहेवियर होगा, ताकि आपको पता चल जाए कुछ बातें। कितने हुए? 3। अब इधर देखना, अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया। आपको पता है NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है? तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस हिसाब से हो जानी चाहिए थी पेयरिंग। सही बात है। तो अगर पेयरिंग हो जानी चाहिए थी, ये नहीं होना था भाई पूरा। तो अगर पेयरिंग हम करवा दें तो उस केस में क्या होगा? सर यहाँ से एक कम हो जाएगा। सही बात है, यहाँ चला जाएगा। अब बताओ 3 डी खाली है और मैंने अभी बताया कि D3sp2 ऐसा कुछ करके हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ D2sp3 है या sp3d2 है। तो मतलब इस केस में पेयरिंग नहीं होगी, तो ये ऐसे ही यहीं रहेगा। आगे क्या करना है आपको? ये 2 इस्तेमाल करने हैं, ये और ये 3 यहां तक, यानी वो वाले डी यूज नहीं होंगे, खाली रह जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर इस केस में देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? D2sp3 आएगी और फिर आप CrNH3 का होल 6 और 3+ इसके डब्बे बनाओगे। तो पहले तो ये 3 डब्बे इसके रहेंगे। आ जाओ भाई तुम इधर। उसका 6 डब्बे किसके बनने वाले हैं? अगर हम 6 बॉक्स बनाएंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6। तो यहाँ 2 लिगेंड, 2 लिगेंड यहाँ, मतलब 1 लिगेंड यहाँ, 1 लिगेंड यहाँ, 1 लिगेंड यहाँ और 1 यहाँ। हाइब्रिडेशन क्या हुई? D2sp। क्लियर बात है क्या? वो छोड़ भी सकते हो, कोई तो नहीं है। लो इसको हटा हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो बात समझ गए? मतलब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि अनयूजुअल यानी हाइब्रिडाइजेशन जो आपको बताई गई है उसके अलावा और कुछ नहीं आएगी। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो पहली एक लिमिटेशन, इनके हिसाब से पेयरिंग होनी चाहिए थी बट हो नहीं रही है यहाँ पे, तो एक कमी आ गई। एक जो कमी वाला क्वेश्चन है वो आपको ये वाला मिलेगा, इसमें भी कुछ कमी आएगी। हाँ तो ऊपर वाले में मिलेगा, तो वो ट्राई करना आप। नीचे वाले में तो नहीं मिलेगा शायद, नीचे वाले में नहीं आएगा। OX है। अच्छा एक बात, ये OX है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा डेंटेट है? बाइडेंटेट। एक OX 2 डब्बे लेगा, एक OX 2 डब्बे लेगा, तो टोटल 6 डब्बे यहाँ भी लगेंगे, 6 डब्बे यहाँ भी लगेंगे। बात ध्यान रखना है। एक मैं कर रहा हूँ किसका, कहाँ गया? CuNH3 का होल 4 2+। ये हो गया सबका। मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ, आई थिंक आप सबको पता है कि क्या लिखना है। ठीक है ना? तो अगर मैं आगे चलता हूँ, इसका कॉम्प्लेक्स इनर होगा क्योंकि अंदर इनर वाला डी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जब डी पहले आए तो इनर ही होगा। मैग्नेटिक मोमेंट में पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? अब मेरे पास है क्या? CuNH3 का होल 4 और 3+ ओ 2+। एक्स कितना आएगा? 2 आएगा। एक्स कितना आएगा? 2। कॉपर है, कॉपर का अगर 2+ स्टेट में लिखोगे तो क्या आएगा आपका? आर्गन तो एज इट इज आ जाएगा 3d9 4s0, क्योंकि कॉपर 29 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी होती है ना। तो इस केस में आपको 3d9 मिलेगा। और जब आप यहां आओगे तो आप कॉपर 2+ का जब बनाओगे तो ये डब्बे बने, ये हमारा S वाला डब्बा हो गया और ये हमारा P वाला डब्बा हो गया। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी
बट ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डी वाला ही बनाना है थोड़ा। हाँ, ऑक्सीजन डोनर। हाँ, तो अगर हम बात करें 1 2 3 5 डब्बे, 1 2 1 ये डी, ये वाला कौन सा है? डी वाला। 1 2 3 4, ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है और ये 4D है। आप सुनना ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन? 9 है ना। पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे, एक अनपेयर्ड होगा। आप बताओ 4 लिगेंड थे, आपको 4 प्लेस चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी? sp3 होनी चाहिए थी। सही बात है ना? अरे अगर भाई इस हिसाब से हम काम करेंगे तो 4 चाहिए थे, यही डब्बे इस्तेमाल करते हैं आप 4। कलर बदल देता हूँ। पेयरिंग कहाँ की? पेयरिंग तो पहले से थी, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते यही तो होना चाहिए था, sp3। सही बात है, बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी नहीं होती है, इसकी होती है dsp2। क्या होती है? dsp2। तो पहले तो इसमें जो करेक्शन किया गया था, मतलब प्रैक्टिकली हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ रही थी, मैग्नेटिक मोमेंट उसका आ रहा था, तो करेक्शन हमने कैसे किया था कि भैया इस वाले को जंप करा दिया था यहाँ पे, कि मतलब ये जंप करे थे कहाँ चला गया? वहां। तो पहला वाला डी खाली हो जाएगा, और जब पहला वाला डी खाली हो जाएगा तो हो जाएगा, मतलब आगे प्रोसेस आएगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? एक भाई साहब उन्होंने बोला था कि अगर आपने 4D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर जाएगा, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था। तो मतलब ये भी जो थ्योरी थी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा, ये भी क्या थी? गलत थी। तो बाद में करेक्शन क्या किया गया, इस थ्योरी के अंदर जो चेंज हुआ वो क्या हुआ कि हम एक ऐसे इस्तेमाल करेंगे, 2P इस्तेमाल करेंगे, बट डी को छोड़ करके ये ऐसे यूज कर लेंगे, एक पी छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ? sp2d, इसको सीधा करके लिखते हैं dsp2। आप सोचो ध्यान से, ये गलत बात है। आप इतनी देर से बोल रहे थे कि dsp2 सीधा सीधा बन रहा था या d2sp3 सीधा सीधा बन रहा था, यहाँ sp3 बन रहा है और ये कह रहे हैं कि sp3 dsp2 बनेगा। दिक्कत है ना? तो ऐसी कई सारी कमियां इस थ्योरी की हैं जो आप आगे पढ़ोगे कि हाँ लिमिटेशंस के अंदर। तो एक कमी ये भी है कि जब आप यहाँ निकालोगे तो एक्चुअल में आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस के हिसाब से निकलेगी वो sp3 निकलेगी, बट रियलिटी में क्या होती है? dsp2 होती है। ये थ्योरी भी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल कर जाती है, ठीक है ना? तो आगे हमें करना ही है, बस ये है कुछ केसेस में आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मैं आपको बताता चलूंगा कहाँ पे कैसी होगी, ठीक है ना? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने बोला था ना एक टेबल दूंगा मैं, उसमें आई थिंक 15-20 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करोगे, उसमें आंसर्स पहले से लिखे हैं, लेकिन आपको आंसर देखना नहीं है, आपको क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है, आपको आइडिया लग जाएगा। उतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन लगानी है, कौन सी क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, टेबल, हाँ मिसिंग कुछ नहीं होंगी, तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगा क्वेश्चन जो है, ठीक है ना? चलो आगे। अब अगर हम जाएंगे CU, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? dsp2 होगा। तो dsp2 में कैसे, देखो ध्यान से, ये 3D जो था वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस जब हम यूज करेंगे तो डब्बे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने यहां से एक चलो कोई नहीं, क्या ही गायब करना है, एक स्टेप मैं गायब कर दूं क्या? एक स्टेप, बात तो वही है, मैं अपना आंसर लिख रहा हूं सीधा, ठीक है ना? तो मैं CU NH3 का होल 4 और यहाँ 2+। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये सीधा जो बना रहा हूं मैं, ये कौन है? dsp2 है। 1 2 और 4, और नाम क्या है इसका? dsp2, ठीक। और यहाँ एक लिगेंड आ जाएगा, एक लिगेंड यहाँ आ जाएगा, एक लिगेंड यहाँ आ जाएगा और एक लिगेंड यहाँ आ जाएगा। आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग तो हो नहीं सकती थी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही था। पेयरिंग किसके साथ कराते? हाइब्रिडाइजेशन sp3 आनी चाहिए थी, बट sp3 नहीं आती है। प्रैक्टिकली कितनी आती है? dsp2 आती है। एक्सप्लेनेशन अलग अलग थे जिसमें से हम ये मानते हैं कि एक पी छोड़ करके एक डी इस्तेमाल करते हैं, बट इसकी सही बातों में एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी ने नहीं दिया है, ये इसकी लिमिटेशन है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी, ठीक है ना? तो अब जो है हम VBT को खत्म कर रहे हैं, अब अगली थ्योरी पे चल रहे हैं जिसका नाम है CFT। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ VBT है
लिमिटेशन ऑफ बीबीटी में जैसे कह रहा है कि इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ एजम्पशन, कह रहा है ये बहुत सारे एजम्पशन, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, बट ठीक है, एजम्पशन बहुत सारी मान रखी है। अगर हम बात करें, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ये नहीं करती है थ्योरी, सिर्फ बताइए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, हमने तो कैलकुलेट किया था, बस ये थ्योरी कैलकुलेट नहीं करती है। कह रहा है इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, इसने बताया कंपाउंड कलर्ड होगा, लेकिन कौन सा कलर का होगा इस बारे में इसने नहीं बताया है। क्लियर बात है? कह रहा इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप बताओ क्या इसने स्टेबिलिटी की बात की है? नहीं बात की ना। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, पहला वाला आप चाहो स्किप मार सकते हो, दूसरे वाले में लिखोगे, हाँ ये दूसरा वाला तो पूरा लिख लो, तीसरे वाले में क्या लिखा है देखो, डज नॉट एक्सप्लेन कलर, डज नॉट एक्सप्लेन कलर फॉर्मेशन, और यहाँ डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी लिख लोगे छोटा करके, बहुत जरूरी नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है, बट इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। याद है अभी थोड़ी देर पहले DSP2 आया, मतलब स्क्वायर प्लेनर आया था। अरे भाई साहब ये तो पीछे वाला किया था, ये स्क्वायर प्लेनर है ना, आ कैसे रहा था टेट्राहेड्रल, तो कब टेट्राहेड्रल बनेगा, कब स्क्वायर प्लेनर बनेगा, इसमें क्या इशू है, इन सब चीजों के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसने ये भी नहीं बताया स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है और वीक लिगेंड कौन है, वो तो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है। इसने इस थ्योरी नहीं बताया। आपने ये थ्योरी में देखा कहीं लिखा हो कि स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, वीक किसको बोलेंगे? बस इसने ये बोला स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, बट स्ट्रॉन्ग कौन होगा इस बारे में इसने कुछ भी नहीं बातें की। ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। लिखो, आगे चलते हैं। तो मैं समझा दे रहा हूं, बाद में लिख लेना। एजम्पशन से उतना ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, मेन जो क्वेश्चन है वही है जो आपने देखा पीछे, एजम्पशन का कुछ लेना देना नहीं था, क्वेश्चन करने आ गया तो बात खत्म हो गई। CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहली बात सुनना, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो क्या है? हाँ शांति रखोगे थोड़ा, हाँ नहीं अभी नहीं लिखना, अभी पहले समझा रहा हूँ सारी बातें, बाद में नोट डाउन करना। अभी पहले CFT समझ लेना। कह रहा है सेंट्रल मेटल आयन इज कंसीडर्ड एज ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी सेंट्रल मेटल एटम को क्या माना गया है, एक पॉजिटिव चार्ज माना गया है, और जो अनायनिक लिगेंड है उन्हें नेगेटिव पॉइंट चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोल कंसीडर करके हम यहां पढ़ रहे हैं, और पूरा का पूरा जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड मान रहे हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं बड़े सिंपल शब्दों में। आप बताओ क्या सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। ये थ्योरी कह रही है कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मान के कर रहे हैं। क्या मान के कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मान के कर रहे हैं। एक हाँ तो सुना ध्यान से, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया लिगेंड और सेंट्रल मेटल के एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, मतलब आयनिक कंसीडर करके ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी द 5d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम नो लॉन्गर एग्जैक्टली सेम एनर्जी। अब बताओ मुझे डी के अंदर कितने डब्बे होते हैं? 5 होते हैं ना, 5 डब्बे, 1 2 3 और 5। क्या पांचों की एनर्जी सेम होती है? होती है ना सेम। ऐसे डब्बों को यानी सेम एनर्जी वाले जो डब्बे होते हैं ना, उनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। कौन से बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें क्या बोलते हैं? डी जनरेट। कह रहे हैं जब लिगेंड, सुना ध्यान से, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आता है तो ये जो ऑर्बिटल की डीजनरेसी थी ये ब्रेक हो जाएगी। तो कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल, यानी जो डीजनरेट ऑर्बिटल हैं यानी 5 जो डब्बे हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे, या इनकी एनर्जी अब सेम नहीं रहेगी, अब सेम नहीं रहेगी, और ये अलग अलग सेट के अंदर टूट जाएंगे, मतलब 2 अलग अलग सेट बनेंगे। और उसके बाद इन्होंने बोला कि स्प्लिटिंग का जो एक्सटेंट होगा यानी कितना स्प्लिटिंग होगा ये डिपेंड करेगा नेचर एंड द नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग इट, यानी लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है, और उसके बाद कितने लिगेंड है इस पे डिपेंड करेगा। अब हम बड़े सिंपल शब्दों में समझना शुरू करते हैं इसको, ये सब बातें बाद में देखेंगे, जो डायग्राम वगैरह बने हैं समझते हैं पहले। नहीं अभी इधर, अरे रुक जाओ, इधर पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास यहाँ सेंटर में एक मेटल है,
स्प्लिटिंग हमें दो केसेस में समझनी है, एक टेट्राहेड्रल पढ़ना है, एक ऑक्टाहेड्रल, मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला और एक sp3d2 या d2sp3 वाला। अब मेरी बात सुनना, अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप मुझे बताओ जो लिगेंड होंगे, हाँ शांत रहोगे, जो लिगेंड होंगे कहां कहां पे होंगे, एक लिगेंड इधर होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां। आप बताओ लिगेंड के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, मतलब इनके बीच जो थीटा होगा यानी एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, इतनी बात समझे। गेट बंद कर दो। थोड़ा फैन तेज कर दो ना। हाँ अब सुनना, लिगेंड कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 पे। आप मुझे बताओ डी की कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5। कौन कौन सी ऑर्बिटल है डी की, एक है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आप बताओ ये डी एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, ये कहां होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस, कहां होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस, याद है ना। और ये डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर कहां होते हैं, ऑन एक्सिस यानी एक्सिस के ऊपर होते हैं, सही बात है ना, या अलोंग द एक्सिस बोल सकता हूं। कोई समस्या, अगर किसी को याद नहीं है तो बता दूं, इन बिटवीन एक्सिस का मतलब होता है यहां ऐसे, ये अगर एक्सिस है एक्स वाई तो आप देख रहे हो एक्स वाई के बीच में आ रहे हैं तो इसका नाम होगा डी एक्स वाई, ठीक है ना। और जब हम बोल रहे हैं अलोंग द एक्सिस, इसका मतलब ये एक्सिस के ऊपर है ऐसे, तो एक्सिस के ऊपर कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, यानी 2 डब्बे हैं एक्सिस के ऊपर और 3 डब्बे हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। अब बात सुनो ध्यान से, जब ये बॉन्ड नहीं बना होगा तो भैया कोई लिगेंड अभी तक नहीं आया होगा यहां पे, सही बात है। अब मेरे पास एक लिगेंड है, लेट से ये एक लिगेंड है, इसको सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करना शुरू करेगा, तो मतलब इसने मूव करना शुरू किया और धीरे 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 कहां जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल। तो सारे लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम को कितने डिग्री पे कर रहे होंगे, 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री पे आ रहा होगा, इसका दूसरा वाला भी 90 पे, इसका दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला, सब 90 डिग्री पर, यानी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कहां कर रहे हैं, एट 90 डिग्री, या मैं बोलूं ऑन द एक्सिस, सही बात है। जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके पास ऑर्बिटल है डी की, उन डी की ऑर्बिटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 1 हो 2 हो 4 हो, हर केस में आपने देखा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो डी में आ रहे थे। तो भैया इनकी ऑर्बिटल में डी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं वो रिपल्सन फील करेंगी, क्यों, लिगेंड के पास भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, अरे वही डोनेट करने तो आ रहा है, यानी लिगेंड का लेके आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, और डी के डब्बों के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। यानी जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे और मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उनके बीच हो जाता है रिपल्सन। ठीक, रिपल्सन की वजह से जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले जितनी थी अब उससे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहली बात इतनी क्लियर है। अब आपको पता है कि लिगेंड अप्रोच कहां कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। कौन सी ऑर्बिटल हैं जो ऑन द एक्सिस हैं, सर 2 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑन द एक्सिस। तो इन ऑर्बिटल को डायरेक्टली लिगेंड को फेस करना पड़ेगा आमने सामने से, क्योंकि ये भी ऑन द एक्सिस है, लिगेंड भी ऑन द एक्सिस आ रहा है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसको होगा, इन 2 ऑर्बिटल को। तो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी और भैया उनकी भी बढ़ेगी, लेकिन एज कंपेयर टू इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, कम। इसलिए अब तीनों मतलब 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है और 3 की अलग है, तो इसलिए ऑर्बिटल अब 5 एक साथ ना रह करके स्प्लिट कर जाएंगे। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्यों स्प्लिट हुई, बात समझ में आया। पहली बात, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हम समझ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच 90 डिग्री पे करता है, जो ऑर्बिटल 90 डिग्री पे है उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन तो सब में होगा, एनर्जी सबकी बढ़ेगी, लेकिन जो एक्सिस पर हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ये 2 ऑर्बिटल इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी,
इनकी एनर्जी इनके कंपेयर में 3 की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डी ऑर्बिटल के पांचों डब्बे स्प्लिट हो जाएंगे इन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब इसी स्प्लिटिंग का हमें बनाना है डायग्राम। क्या बनाना है इसी का, डायग्राम। आप अगर इतनी बात समझ गए तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। सुनना, मेरे पास ये 5 डब्बे डी के हैं। किसके हैं डी, 5 डब्बे डी के। इंपॉर्टेंट एक एजम्पशन ध्यान रखना कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं हर जगह पे। तो मेरे पास ये डी के कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे, 1 2 3 और ये 5। सबसे पहली बात, जब लिगेंड अप्रोच करना शुरू करेगा तो क्या एनर्जी सबकी बढ़ेगी, बिल्कुल एनर्जी सबकी बढ़ जाएगी। तो भैया ये पांचों डब्बे जो थे इनकी एनर्जी इंक्रीज की, लेकिन जैसे जैसे लिगेंड पास आता गया तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन फेस किया, 2 डब्बों ने, डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ने। तो भैया उन 2 डब्बों की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और इनकी एनर्जी क्या होगी भैया, बाकी 3 की कंपेरेटिवली कम एनर्जी होगी। तो इसलिए ये डब्बे क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे इन द मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो अगर ये स्प्लिट होंगे तो सर जिन 2 डब्बों की एनर्जी ज्यादा हुई है वो 2 डब्बे कहां चले जाएंगे, ऊपर, और जिन 3 डब्बों की एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है, वो डब्बे कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, आएंगे ना। ठीक, तो यहां पे मेरे पास कितने डब्बे हैं, 3। यहां कितने हैं, जो ऊपर के 2 डब्बे गए हैं वो कौन से होंगे सर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगे और डी जेड स्क्वायर होंगे। नीचे के 3 डब्बे कौन होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड होगा। जो नीचे के 3 डब्बे हैं इन डब्बों को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। ऊपर के 2 डब्बों को बोलते हैं EG ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, EG, इवनली जेरेड, ट्रिपली जेरेड, ठीक है ना, T2G एंड EG। अब बात सुनना कि एनर्जी जो है एक की बढ़ गई एक की घट गई है। अब देखना यहां से, ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, इसको हम मानते हैं क्या, बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम, बैरी सेंटर। मतलब यहां पर ये वाली लाइन पे हमने एनर्जी 0 मान ली। क्या मान ली, इस पे एनर्जी 0, और इस लाइन को हम बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम, बैरी सेंटर बोलते हैं। ठीक, अब आप बताओ मुझे, क्या इसके ऊपर की जो एनर्जी होगी, क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा है तो इसको हम पॉजिटिव से लिखते हैं, और क्योंकि ये नीचे की एनर्जी क्या है, कम होगी, तो इसको हम नेगेटिव साइन। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव साइन। ठीक, अब मेरी बात सुनना, अगर हम यहाँ बात करें तो नीचे कितने डब्बे हैं, 3, तो ऊपर लिखना है 3, और टोटल डब्बे कितने हैं, 5, 3/5, और ये ट्रायंगल O लगाते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये क्या होता है अभी थोड़ी देर बताऊंगा। इसे हम बोलते हैं वैसे CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है ना। नीचे क्या माइनस साइन आएगा, ऊपर डब्बे कितने हैं, 2, तो यहां आएगा 2/5 और ट्रायंगल। ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरा एनर्जी डिफरेंस होता है, मतलब अगर मैं यहां से यहां तक करूं, इस साइड कर देता हूं, ये पूरा क्या होता है, डेल्टा O। और इस सिंबल का मतलब क्या है, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑफ ऑक्टाहेड्रल। CFSE का फुल फॉर्म क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहले इतनी बात समझ में आई, हुआ क्या है, डी ऑर्बिटल थी, एनर्जी उनकी बराबर थी, लिगेंड अप्रोच किया, एनर्जी सबकी बढ़ गई। लिगेंड और पास आया, 2 ऑर्बिटल ने ज्यादा रिपल्सन फेस किया, उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी, और बाकी 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हुई, कम इंक्रीज की। ठीक है ना। सेंटर वाली लाइन को हमने बैरी सेंटर, यानी यहां पर हमने 0 एनर्जी मान रखी है। इसके ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, इसके नीचे वाले को नेगेटिव बोलते हैं। और ये जो ट्रायंगल बना के O लिखते हैं छोटा सा, इसका मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर हम मान करें इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात देखेंगे हम आगे। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, यहां पे कोई समस्या किसी को नहीं ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हम करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। जैसे मान लेते हैं कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं,
तो मुझे इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल में भरनी है। तो इन ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भर दिया, दूसरा यहां भर दिया, तीसरा यहां भर दिया। अब मेरे पास चौथा और पांचवा बचा। तो एक ऑप्शन है मेरे पास कि पहले मैं पेयरिंग करा दूं, और एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यहां भेज दूं। हो सकता है ना। तो अब क्या होगा, यही आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन में रहता है। तो मेरी बात सुना ध्यान से। हाँ, तो सुनो तो ध्यान से। अगर बात करो दोनों क्या दोनों पेयर हो जाए साथ में, तो आप एक रूल फॉलो नहीं कर रहे हो यहाँ पर, जिन्होंने क्या बोला था, हुंड भाई साहब ने, पेयरिंग बाद में करवानी है। पॉलीज और हुंड्स का रूल था ना, और वाइटल की फिलिंग उन्हीं रूल्स के हिसाब से होगी। यानी जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में नहीं आ जाती तब तक पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ भी पेयरिंग नहीं करवाएंगे जब तक सिंगल नहीं आ जाते, ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या यहाँ रहेगा, ये किस बात से डिसाइड होगा। पहले इतनी बात समझ में आई। ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये डायग्राम भी वही बनाया होगा सेम। यहाँ बस चीजें किसमें लिखी हुई है, डेसिमल में दिख रहा है आपको। वहां अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये 5 ऑर्बिटल हैं। एनर्जी इनकी बढ़ गई इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इंक्रीज हुई। जब इंक्रीज हुई तो उसके बाद में स्प्लिट हुए, ऊपर बने ईजी, नीचे क्या बने T2G। उन्होंने डब्बे नहीं बनाए हैं बस, ठीक। ये बीच वाला क्या है, बैरी सेंटर है, और ये पूरी गैप जो है इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। क्लियर बात। और उसके बाद ऊपर वाला जो गैप है ये 0.6 लिख रहे हैं। अब 0.6 मतलब अब होता है 3/5 को ही बोलते हैं, है ना। 5 6 30, तो 0.6। तो 0.6 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और नीचे वाला क्या है 0.4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास दो केस आते हैं। पहला कि अगर मान लिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, ट्रायंगल वाला ओ जो है, यानी CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल, अगर ये ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। किससे ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से। सर ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास थे, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे भर दिए, अभी बताया ना, 5 में से 3 मैंने नीचे भर दिए, 2 ऊपर भेजने थे या नीचे पेयर करवाना है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, पेयरिंग एनर्जी और CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल पे। पेयरिंग में मुझे एनर्जी खर्च हो रही है, और यहां से ऊपर जाने में भी एनर्जी खर्च हो रही है, क्योंकि मैंने बताया, हमने एजम्पशन क्या मान रखी है कि नीचे से ऊपर एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये एजम्पशन हर जगह चलेगी, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। मतलब अगर मैं यहां पर 3 भरने के बाद चौथा ऊपर ले जाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी गैप कितना है, CFSE के बराबर है। बात सही है। तो एक तो खर्च हो रहा है एनर्जी CFSE, और एक मेरे पास पेयरिंग एनर्जी। अब अगर CFSE पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, यानी ऊपर जाने के लिए खर्चा ज्यादा लग रहा हो और नीचे पेयर कराने में खर्चा कम लग रहा हो, तो हम क्या प्रीफर करेंगे, नीचे पेयर करा देते हैं। तो मतलब इस केस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। क्या होगी इस केस में, पेयरिंग होगी। इस केस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग। और जब पेयरिंग होगी तो लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड का। कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। या आप ऐसा बोलो, जिसकी CFSE ज्यादा होती है उस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा तो स्पिन होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा, उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आगे समझते हैं। अगर मान लिया ये पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है, ये क्या है, पेयरिंग एनर्जी से कम, तो ऐसे केस में भैया ऊपर जाना आसान है और पेयरिंग कराने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, तो हम प्रीफर क्या करेंगे, ऊपर ही ले जाके भर देते हैं। तो अगर हम ऊपर ले जाके भरेंगे तो भैया पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर कोई बोले कि भैया पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी तो लिगेंड इस केस में क्या कहलाता है, वीक लिगेंड कहलाता है। यानी जो लिगेंड होगा वो कौन होगा, वीक होगा। और जो कॉम्प्लेक्स होता है इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी जो कॉम्प्लेक्स पेयरिंग करवा देते हैं उनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और जो नहीं करवाते उन्हें क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कैसे करनी है, एक दो मैं बता रहा हूं। जैसे मेरे पास D1 है, मेरे पास D2 है, मेरे पास D3 है, मेरे पास D4 है, मेरे पास D4। यहां सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ,
चिंता मत करो, समझाऊंगा, सब्र रखो। मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अगर मैं D1 में हूं तो मुझे ये कुछ भी दे रखा हो, कोई ज्यादा हो कोई कम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग की तो बात ही नहीं आ रही है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो सीधा सीधा आप इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे। लो एनर्जी लेवल कौन है, T2G है, यानी इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, T2G के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा T2G। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, पैसे ऊपर लगा दो एक। दो इलेक्ट्रॉन है तो अभी भी पेयरिंग का कोई लफड़ा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, T2G, और यहां लगा दोगे दो। तीन इलेक्ट्रॉन है, अभी भी पेयरिंग का कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, T2G के अंदर, तो क्या लगा दोगे, T2G3। लेकिन 4 से लफड़ा शुरू हो जाएगा। अब वो क्या है, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं। तो अगर हम 4 के केस में बात करें तो भैया अब मैं सिर्फ फिलिंग तभी कर सकता हूं जब आपने मुझे बता रखा हो कि पेयरिंग एनर्जी कम है या ज्यादा है, उससे पहले मैं फिलिंग नहीं कर सकता। या तो आपने मुझे बता रखा है लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, तो भी मैं काम कर लूंगा। तो लेट्स से पहला केस लेते हैं कि मुझे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लग रही है, और दूसरा केस लेते हैं कि मुझे पेयरिंग एनर्जी कम लग रही है। अगर मुझे पेयरिंग एनर्जी क्या लग रही है, ज्यादा, तो मैं पेयरिंग करना प्रीफर करूंगा नहीं, तो मैं कहां ले जाऊंगा, ऊपर, यानी T2G के अंदर बस 3 ही इलेक्ट्रॉन भरूंगा, अगला एक इलेक्ट्रॉन EG के अंदर भेज दूंगा। बात समझे। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो मैं क्या प्रीफर करूंगा, पेयरिंग करना। तो अगर पेयरिंग करूंगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी कहां आएगा, T2G के अंदर ही आ जाएगा, यानी T2G के अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ रहे हो ना इसका क्या रोल है, ये यही बताएगा कि आपको पेयरिंग करवानी है कि नहीं करवानी। अब मान लेते हैं हम कहां चलते हैं, D5 में, और ये D5 में, और मैंने यही दो केस यहां भी लिए हैं। ये दो केस यहां भी लिए हैं, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ, D5 लिया है, तो D5 से केस में बताओ क्या होगा। अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो क्या करूंगा, T2G में 3 भरूंगा, और EG के अंदर कितने भर दूंगा, 2 भर दूंगा। और अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो T2G के अंदर 5 के 5 भर दूंगा, और EG के अंदर एक भी नहीं आएगा। आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज नहीं जरूरत है कोई। क्या आप इतनी बात समझे, कोई समस्या है यहाँ पे। अब मेरी बात सुनना, CFSE कैलकुलेट करने के लिए आता। अच्छा, ये इशू कब तक है, अब मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो मुझे पता है कि पेयरिंग नीचे करवा सकता हूं। भाई अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे कितने डब्बे थे बताओ मुझे ना। सर 3 डब्बे थे, एक भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, यानी तीसरे तक 3 इलेक्ट्रॉन तक आपको इसकी जरूरत नहीं होती है। चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा आपको ये पता होना चाहिए, पांचवा जब आएगा पता होना चाहिए, छठा आएगा पता होना चाहिए। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन हो तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 नीचे ही भरोगे और एक ऊपर लेके जाओगे। समझ बात। 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन या 10वां इलेक्ट्रॉन भरना हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मतलब बीच में सिर्फ आपसे वही पूछते हैं जहां ये इशू होता है, तो आपसे सब नहीं पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे जहां इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपको क्वेश्चन कैसे दे देंगे, आपको बोल देगा D4 है और फिर बता देगा ये पेयरिंग एनर्जी कम है या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, कर दोगे, बिल्कुल आसान सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनना, इतनी बात हुई, अब मुझे निकालना है CFSE। क्या निकालना है, CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। आप बताओ मेरे पास नीचे वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा था, T2G। T2G के बीच में गैप कितना लिखा था, 0.4 या फिर 2/5, यही तो था। तो मैं 0.4 लिख दूं, दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो माइनस के साइन के साथ था, -0.4 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, प्लस अगला क्या था 0.6 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG प्लस x इंटू में P। ये होता है हमारे पास CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब सर ये बताओ कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G EG तो समझ में आ रहा है, ये x क्या है, x कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। भैया P का मतलब पेयरिंग एनर्जी,
तो x क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? अब सुनना, मुझे मान लिया क्या निकालना है, CFSE निकालना है। तो CFSE लेट से मैं निकाल रहा हूं D3 का। तो अगर मैं D3 का निकालने जाऊंगा तो पहले D3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या होगा, T2G ये 3, यही होगा। फिर मैं CFSE निकालूंगा तो सर क्या बताया, माइनस का 0.4 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 EG में कितने हैं, 0, प्लस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी पेयर्ड नहीं होंगे, 3 ही है तो सब अनपेयर्ड होंगे ना। तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू में P, तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, यानी माइनस का 1.2, यही तो आएगा। तो आपका आ गया ये CFSE। P पेयरिंग एनर्जी है, उसकी वैल्यू नहीं होगी, वो हमेशा आएगा। अच्छा मान लिया अगर लेट से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता तो सीधा क्या आता, प्लस P आता। अगर 2 होती x की वैल्यू तो प्लस 2P आता। P की वैल्यू नहीं लिखनी, आपको ये आंसर देना होता है। क्या बात समझे इतनी? कोई समस्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? नहीं ना। तो आपने अभी तक जो स्प्लिटिंग समझी है वो किसकी थी, ऑक्टाहेड्रल की। अब चलते हैं स्प्लिटिंग में किसके, टेट्राहेड्रल के। सिमिलर है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से चेंजेस होंगे। चलते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, कितना टाइम कितना हुआ अभी, 54, ठीक। देखो ध्यान से, अगर हम चलते हैं बच्चे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहले तो आपको पता है एनर्जी बढ़ेगी। अब देखना, अगर पीछे वाले से रिलेट करोगे तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें भी। 1 2 3 5, सही बात है। 1 2 3। अब आपको पता है कि सर पहले तो एनर्जी बढ़ गई है सबकी। अब आप मुझे बताओ, बस सिंपल सा क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। मतलब लिगेंड एक्सिस पे आ रहा होगा या इन बिटवीन एक्सिस आ रहा होगा, 109.5 डिग्री, तो इन बिटवीन एक्सिस की बात होगी ना। क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो सर यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, मतलब लिगेंड का ये बीच में होगा। यानी लिगेंड अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन दी एक्सिस। अगर इन बिटवीन एक्सिस आ रहा है तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी, जो इन बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल है, यानी DXY DXZ DYZ, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो 2 ऑर्बिटल थी उनकी एनर्जी कम रह जाएगी। तो मतलब बस अब क्या हुआ, जो 3 डब्बे थे वो कहां चले जाएंगे, ऊपर, और बाकी 3 डब्बे कहां रह जाएंगे, नीचे। क्या है उसकी उसकी हो गई इनफाइनाइट कॉपीज। हाँ, तो अब अगर हम डब्बे बनाएं तो भैया कितने डब्बे ऊपर जाएंगे, सर 3 डब्बे ऊपर जाएंगे। कितने डब्बे नीचे रहेंगे, 2 डब्बे नीचे रहेंगे। क्लियर बात? अब इधर देखो, हाँ 3 डब्बे जो हैं इसका नाम बताओ क्या है, DXY DYZ और DZ, DX² Y² और DZ²। ये बीच वाली लाइन क्या होगी, बैरी सेंटर होगी ना। तो ये वही है बैरी सेंटर। अब इधर देखो, अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर जो एनर्जी का गैप होगा कैसे लिखते हैं, नीचे वाले डब्बे के नंबर टोटल डिवाइडेड बाय 5। तो ऊपर कितना है, नीचे कितना है, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 5। और ये क्या, यहाँ T लिख देंगे क्योंकि टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। और यहाँ आगे क्या लगाएंगे, प्लस साइन। ये जो गैप है -3/5, और यहाँ क्या लगा देंगे, और ये पूरा गैप जो है इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी क्या है, CFSE ऑफ
टेट्रा हेड्रल। बात क्लियर है? अब सुनना, सारा लफड़ा सेम है यहाँ पे। देखो अगर हम आते हैं कहां पर, फिर से अगर मेरे पास CFSE ऑफ टेट्रा, अच्छा एक और बात, ऑर्बिटल का नाम इसका बोलते हैं T2 ऑर्बिटल और इसका बोलते हैं E। क्या बोलते हैं? E। इसको T2 बोलते हैं, उसको E बोलते हैं। क्लियर है बात? अब मेरी बात सुनना, नहीं अब यहां सुनना, अगर ये पेयरिंग एनर्जी से क्या है ज्यादा, दूसरा केस ये क्या है पेयरिंग एनर्जी से कम, आप बताओ पेयरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पेयरिंग होगी, और अगर पेयरिंग होती है तो लिगेंड कौन सा होता है? स्ट्रांग होता है। और अगर लिगेंड स्ट्रांग होता है तो कौन सा होता है कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस बोल रहे हैं। अभी देखना जानते हैं कलर का भी रीजन होता है। एक्चुअली क्या होता है, लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जाएगा, जैसे होता है स्पिन मोमेंटम, ये है ना, अगर पेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर था एक नीचे था, तो स्पिन मोमेंटम जो होता है वो कम हो जाता है। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो सबकी स्पिन क्या होगी? सेम डायरेक्शन में, तो उसका क्या होगा? स्पिन मोमेंटम आएगा, और ऐसे स्पिन मोमेंटम नहीं आता है। अब सुना यहां से, अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम, तो नो पेयरिंग। भैया पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा? वीक होगा लिगेंड, और ये क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आप बताओ मुझे, यहां तक की बात हुई? अगर मुझे ये निकालना हो डेल्टा टी, फॉर्मूला सर पहले जैसा ही रहेगा, नीचे क्या था? 3/5, तो 3/5 का मतलब क्या? 0.6, तो माइनस का 0.6, उसका इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 प्लस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E। सही बात है, ये फॉर्मूला हो गया CFSE। क्या पहले जैसा ही तो है? कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसी करनी है। पेयरिंग कब करवानी है कब नहीं करवानी है वो डिपेंड किस पे करेगा? ऊपर वाली कंडीशन पर। वैल्यू वैसे निकालनी। अच्छा एक नहीं लिखा ना हो, हाँ, तो प्लस XP। क्लियर बात? बात समझ गए? कोई समस्या यहां तक? अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आता है, बस बस खत्म होने वाला है, बस बस इधर ये है फैक्टर अफेक्टिंग CFSE। अरे बस हो गया खत्म, एकदम थोड़ा सा सब्र रखो। फैक्टर अफेक्टिंग CFSE। CFSE को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर CFSE को स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अगर वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है तो कह रहा है CFSE इज हायर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर बात? अगला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कह रहा CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लिया एक कोई कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन है +2 आ रही है और दूसरे में आ रही है +3, तो जहां ज्यादा आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी CFSE क्या होगी? ज्यादा होगी। ट्रांजिशन सीरीज डी सीरीज, अब मान लिया 5D का है, एलिमेंट कोई है, लेट से मान लिया सिल्वर है, एक कॉपर है, सिल्वर आपको पता है किसका? 4D का है, कॉपर 3D का है, तो कौन ज्यादा होगा? सिल्वर ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी CFSE भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्योमेट्री अगर हम बात करें, स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल, और उससे कम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की CFSE 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल के बराबर होती है, और स्क्वायर प्लेनर की 1.3 ऑक्टाहेड्रल के। ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, आपके काम का क्या है? ये वाला है। और इंपॉर्टेंट बात, ये कई बार उसमें आया है, MCQ में आया है ये फॉर्मूला। तो मतलब ये समझ गए कि CFSE कैसे कैसे अफेक्ट होती है। अब एक लास्ट चीज है, और वो क्या है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सी सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं ये बातें बोलते हुए कब से आ रहा हूं, बस आपको ये सीरीज लिखवानी थी। इसका नाम क्या है भैया? स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। अच्छा नहीं नहीं, अरे IPL ऑक्शन, तो जियो सिनेमा वाले नोटिफिकेशन दे रहे हैं। सुना ना ध्यान, अभी तक सुना मेरी बात। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नाइट्रोजन कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डोनर, अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। ये है ऑर्डर,
ये पूरा क्या है? ऑर्डर। सुनना, वाटर यानी यहां से लेकर के यहां तक ये सब कमजोर लोग हैं, वीक, और यहां से लेके यहां तक ये सब कौन से लोग हैं? स्ट्रॉन्ग। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको पूरा ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं याद करना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ठीक है ना? तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो याद करने का तरीका होता है, आई बाहर जो है, क्या नाम है, सन्नी स्कूल से फरार, ऐसे कुछ करके याद करते हैं, ठीक है ना? तो आप भी कुछ ट्रिक ढूंढ लेना, आपको मिल गए ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में मैं इसको याद करने का जुगाड़ आपको बता दूंगा, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? आज की क्लास बस यहीं तक, और इसके नोट्स मैं अभी भेज दे रहा हूँ, आप बाकी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक।